तुम नहीं आई थी, तुम्हारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया, बहुत इंपॉर्टेंट था वो ऐसी जगहें हैं जहां सवाल गलत होते हैं। चलो भाई थोड़ा सा एसी बेटा चला लो। कहीं पानी वानी गिर रहा हो, चू रहा हो, टपक रहा हो तो इधर आ जाओ आगे। ये देखो आगे से 1 2 इस पे देखो खाली है, इस पे खाली, इस पे खाली, उस पे खाली, इतना पीछे क्यों जाते हो? वहां सुकून मिलता है, उस सीट से स्पेशल लगा हो गया। चलो सुकून लूटो फिर, सुकून जरूरी है और क्या। ये कौन सी किताब है दीदी? चलो भाई पढ़ते हैं। अच्छा एक खुशखबरी है आपके लिए कि आज तीसरी क्लास नहीं होगी। अच्छा ऐसा जब छुट्टी होती तो बड़ा मजा आता है बिना बताए। तो सिर्फ एक क्लास होगी और उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, तो हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 6:45 के बजाय 15 मिनट और ले लें, या देखते हैं अगर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसी पे छोड़ देंगे। हैं? चैप्टर टेस्ट में आ रहा है ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, तो अगर खत्म कर पाएंगे तब तक तो खत्म कर देंगे। चलो पढ़ा जाए। लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करें, CO2 ट्रांसपोर्ट की बात करें अगर, तो एक बात जो कि हम लोग पहले भी नोट कर चुके हैं, सबसे पहले तो वही बात नोट करेंगे। 70% है बाइकार्बोनेट आयन। हाँ चल रहा है, ये ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पानी बस भिजवा दो। हैं 70% है। The first point is 70% है बाइकार्बोनेट आयन। बतियाना बंद कर दो, बोलना बंद करो पहले। 70% है बाइकार्बोनेट आयन। 70% CO2 ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है, और ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। तो बताओ 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। द सेकेंड वन इज, दूसरी बात ये है कि 23% है कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। कार्बामिनोहीमोग्लोबिन, तो 23% है कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। 23% है कार्बामिनोहीमोग्लोबिन, और ये होता है थ्रू RBC। बातें नहीं, थ्रू RBC, ये RBC के थ्रू होता है। 23% एज कार्बामिनोहीमोग्लोबिन थ्रू RBC। ठीक है। NCERT ने इसी 23% को 20 to 25% लिखा। और एक तीसरी बात 7%
dissolved into the plasma, 7% as dissolved into the plasma. तो 7% as dissolved into the plasma 3 तरीके से होता है। 70% एज बाइकार्बोनेट आयन, और ये मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का। 23% एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन थ्रू आरबीसी, और 7% एज डिजॉल्व्ड इनटू द प्लाज्मा। 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड फॉर्म में। यह है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट। और अब देखो ये होता कैसे। अब जरा देखो होता कैसे, आओ देखते हैं कैसे होता है ये नोट कर लिया। बहुत बार ये पॉइंट्स पूछे गए हैं। ये ठंडा नहीं कर रहा है क्या? अभी परसों नरसों फिर नहीं ठंडा कर रहा था, अभी हमको लग रहा है फिर नहीं ठंडा कर रहा, क्योंकि अभी कर रहा होता तो इसका असर आ गया होता, क्योंकि बहुत कम लोग बैठे हुए हैं ना। चलो देखते। देखो ये इतना नोट कर लिया। अब जरा देखो, अब जरा सावधान हो जाओ और चीजों को समझो। मैंने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में एक बात बताई थी कि अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन का लगाव ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कम होता है। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो हीमोग्लोबिन का लगाव ऑक्सीजन से कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा होता है। तो जो ऑक्सीडेशन है ब्लड का, ऑक्सीजनेशन, वो होता है लंग्स के पास, और जो डीऑक्सीजनेशन है वो होता है टिश्यू के पास। और ब्लड बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है। बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें थोड़ा सा एसिड डाल दो तब भी उसका पीएच ना चेंज हो, और थोड़ा सा बेस डाल दो तब भी उसका पीएच ना चेंज हो। यानी थोड़ा बहुत एसिड और बेस डालकर आप जिसके पीएच को चेंज ना कर पाए, अल्टर ना कर पाए, वो बफर सॉल्यूशन होता है। ब्लड भी बफर की तरह काम करता है, और ब्लड के बफरिंग एक्शन में पोटेशियम आयन काफी हेल्प करता है। तो पोटेशियम आयन HbO2 से रिएक्शन करके KHbO2 बना लेता है। क्या बना लेता है? KHbO2 होल 4। तो देखना जरा। अच्छा, ऐसे बनाना जैसे मैं बना रहा हूं, पहले मुझे बना लेने देना तब तुम बनाना। ये आरबीसी है, छोटा तो नहीं है, ये है आरबीसी, ये आरबीसी है, बातें नहीं। ये आरबीसी है, ये वो ब्लड वेसल है जिसमें आरबीसी है, और ये टिश्यू है, दिस इज टिश्यू, ये टिश्यू है। ये है टिश्यू, और टिश्यू और ब्लड वेसल के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF या टिश्यू फ्लूइड। इसको ECF या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। दिस इज ECF। या इसी को कहते हैं टिश्यू फ्लूइड,
बातें नहीं, बुनबुनाओ मत। नहीं हम वहां तुम्हारी जगह आके बैठ जाएंगे, मारकर तुमको दे देंगे, थोड़ी देर पढ़ा लेना, क्लास ओवर हो जाएगी, फिर चले जाएंगे हम उठ के। आज तुम ही पढ़ा लो, हम ही पढ़। ये आरबीसी है, और आरबीसी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के पास आता है, असर कर रहा है कुछ कुछ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के पास आता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HB। और एक चीज पढ़ाया ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से जुड़ता है, ये पढ़ा चुके। तो जरा देखो तो ये यहां आएगा KHbO2 और KHbO2 बताओ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 95। और टिश्यू में कितना होता है? 40। कहां ज्यादा है, कहां कम है? ज्यादा से कम की तरफ आएगा। डिसोसिएशन विल टेक प्लेस। पिछला लेक्चर पढ़ा बताऊं अगर, व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, टेम्परेचर हाई, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाई, पीएच कम या डीपीजी हाई, कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। या कर्व जब राइट शिफ्ट होगा तो P50 की वैल्यू बढ़ जाएगी, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स ऑक्सीजन घट जाएगी। एसोसिएशन होगा कि डिसोसिएशन? डिसोसिएशन विल टेक प्लेस। KHbO2 is converted into KHb plus 4O2, डिसोसिएशन हो गया। और डिसोसिएशन के बाद ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के पहले तो आएगी कहां पर? पहले तो आएगी टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड में, और फिर टिश्यू फ्लूइड से डिफ्यूज होकर के कहां पहुंच जाएगी? अरे बोलो कहां पहुंच जाएगी? टिश्यू में, सेल के अंदर। अब कुछ लोग हमसे बाद में पूछने आते हैं, यहां 4 ऑक्सीजन, यहां 1 ऑक्सीजन, यहां 6 ऑक्सीजन, रिएक्शन तो बैलेंस ही नहीं, बड़ी भूल हुई। मैं नालायक। यहां अरबों करोड़ों आरबीसी हैं, सबसे ऑक्सीजन डिफ्यूज होके कहां जा रही? यहां रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखी गई है, यहां रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखी जा रही है, और यहां उसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होके जाती रहेगी। अच्छा, 6CO2 रिएक्शन करेगी C6H12O6 से, 6CO2 रिएक्शन करेगी C6H12O6 से, और C6H12O6 से रिएक्शन करके बनाएगी 6H2O प्लस 6CO2 प्लस एनर्जी। इसी एनर्जी का उपयोग करके कोशिका या सेल विभिन्न प्रकार के रिएक्शंस को परफॉर्म करेगी, विभिन्न प्रकार की वाइटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगी। किसका उपयोग करके? इसी ऊर्जा का। तो देखो क्या हुआ, यहां बना रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन, 6H2O प्लस 6CO2 प्लस एनर्जी लिबरेट हुई। अब इस एनर्जी का उपयोग कोशिका कर लेगी, सेल इस एनर्जी का उपयोग कर लेगी। अब CO2 का पार्शियल प्रेशर कहां ज्यादा है? टिश्यू में कितना है? 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, तो 45 से 40 की तरफ अपने आप CO2 डिफ्यूज होगी। तो ये CO2 डिफ्यूज होके पहले कहां आएगी? पहले तो आएगी टिश्यू फ्लूइड में, पहले आएगी टिश्यू फ्लूइड में, और फिर टिश्यू फ्लूइड से चली जाएगी किसमें? आरबीसी में। अरे ब्लड में आएगी टिश्यू फ्लूइड से, तो पहले तो आएगी टिश्यू फ्लूइड में क्या? CO2, और फिर CO2 यहां से डिफ्यूज हो करके ब्लड वेसल में जाएगी। कहां जाएगी?
ब्लड वेसल में जाएगी। जब ब्लड में जाएगी तो ब्लड के कितने कंपोनेंट हैं? 2। बाहर है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाएंगे। तो कितने प्रतिशत CO2 प्लाज्मा में घुल जाएगी? बोलो यार। तो लिखेंगे 7% एज क्या? 7% डिजॉल्व्ड इनटू द प्लाज्मा। तो 7% किसमें डिजॉल्व हो गई? प्लाज्मा में। 7% डिजॉल्व्ड इनटू प्लाज्मा। तो 7% डिजॉल्व हो गई प्लाज्मा में। तो बताओ आरबीसी के अंदर कितने % पहुंची? 93। अच्छा, परसेंटेज मैक्सिमम 100 होता है। तो जब 7% घुल गई प्लाज्मा में तो कितने % पहुंची आरबीसी में? 93%। 93% कहां पहुंच गई? आरबीसी में। ये 93% पहुंच गई आरबीसी में। ये क्या है? आरबीसी है। दिस इज आरबीसी। ये आरबीसी। चुप रहो। और 93% में से 70% CO2 वाटर से रिएक्शन करके 70% CO2 वाटर से रिएक्शन करके H2CO3 बना देती है, कार्बोनिक एसिड बना देती। क्या बना देती? जिस एंजाइम की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या नाम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में 70% CO2 वाटर से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना देती। और कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, लिहाजा कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में कार्बोनिक एसिड टूट जाती है हाइड्रोजन आयन में प्लस बाइकार्बोनेट आयन में। किस आयन में टूट जाती है? हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में। ये जो KHB है ये टूट जाता है K++ HB- में। और ये हीमोग्लोबिन जाके हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेती है और हीमोग्लोबिनिक एसिड बना देती है। दिस HB इस H+ से ये HB- रिएक्शन कर लेती है और ये बना देता है HHB, हीमोग्लोबिनिक एसिड। अच्छा, इसको ऐसे कर लो, चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए इसको ऐसे कर लो। ये बन जाता है HHB। HHB को बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्या बोलते हैं? और जब हीमोग्लोबिनिक एसिड का प्रतिशत बढ़ने लगता है तो आरबीसी का नेचर एसिडिक हो सकता है। ये खतरनाक है। अगर ब्लड एसिडिक हो गया तो आप कोमा में जा सकते हैं और एसिडिक ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और एक बड़ी सुंदर बात है, एक सवाल हमसे पूछा जाता है कि मोस्ट सेंसिटिव सेल ऑफ आवर बॉडी फॉर ऑक्सीजन इज, एंड करेक्ट आंसर इज न्यूरॉन। न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे शरीर में ये ऑक्सीजन के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव सेल है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो न्यूरॉन्स तुरंत काम करना बंद कर देंगे, और न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देंगे तो हम लोग कोमा में चले जाएं, बेहोशी जिसको कहते हैं। तो न्यूरॉन्स आर द मोस्ट सेंसिटिव सेल फॉर ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में ऑक्सीजन के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव सेल है न्यूरॉन।
0.6 मिली सेकंड के लिए भी अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, आप बेहोश हो जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे। अच्छा, HHB हीमोग्लोबिनिक एसिड, HHB को बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। ये कहीं ब्लड को एसिडिक ना कर दे, इसलिए आरबीसी के साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप इससे रिएक्शन कर लेता है और बन जाता है HHB-NH2। HHB से रिएक्शन कर लेता है NH2 ग्रुप और ये बन जाता है HHB-NH2। HHB-NH2 ये न्यूट्रलाइज कर देता है इससे रिएक्शन कर, और ये जो HHB-NH2 है ये अब जाके रिएक्ट कर लेता है बाकी बचे हुए 23% CO2 से, 23% कार्बन डाइऑक्साइड से ये जाके रिएक्शन कर लेता है। कौन? HHB-NH2। तो CO2 प्लस HHB-NH2 और बेटा ये बना देता है, ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन बना देती है HHB-NHCOOH। दिस इज नोन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इसलिए कार्ब धन एमिनो, कार्ब शब्द आया कार्बन डाइऑक्साइड से, एमिनो शब्द आया एमिनो ग्रुप से, हीमोग्लोबिन तो है ही है, तो इसको बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो 23% तो बन गया कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो गया इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। तो बताओ कितने परसेंटेज बाइकार्बोनेट आयन? 70%। कितने परसेंटेज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन हैं? 23%। और कितने परसेंट डिजॉल्व्ड इनटू द प्लाज्मा? 7%। अपना ऑक्सीजन गंवा के और कार्बन डाइऑक्साइड लेके, अच्छी अच्छी चीज दे के खराब खराब चीज ले लिए, गंदे हो गए। क्यों भाई? तभी हम लोग गंदे हो जाते, अपनी चीजें गंवा के। इसलिए अपनी चीजें गंवाना मत। क्यों? तुम समझते हो कि तुम बड़े खुशनसीब हो, तुम्हें मिल गई, तुम्हें मिल नहीं गई, तुम्हारा जीवन सत्यानाश हो गया। भाई तुम हमको एक ऐसी गर्लफ्रेंड दिलाओ जो हमको घुमाए और हमको नाश्ता कराए, तरह तरह के कपड़े खरीदे और प्यार तो इतना करे कि मना करना पड़े कितना मत किया कर। दिलाओ जरा तुम। तो तुम हो चूतिया जो फंस जाते हो, घुमाते हो, खिलाते हो, गिफ्ट करते हो और प्यार भी करते हो, और डांट रही है सो अलग, जब देखो तब यार तुम फोन करते रहते। इसलिए ये सब काम नहीं करने का, अपना कॉलर ऊंचा रखने का। क्यों भाई? समझ में आ गया ना? अच्छा सुनो, घबराओ मत। जिसे तुम बायोलॉजी समझ रहे थे वो बायोलॉजी नहीं है, ये बायोलॉजी। अच्छा, हमसे पढ़ने से पहले सबकी बायोलॉजी बड़ी तेज रहती है। कहीं क्या आता है, कहीं इसकी बायोलॉजी तो माशाअल्लाह एकदम भाई साहब बहुत तेज, हिला देगा, देखना। वो तो जब पढ़ने आया तब पता चला कि, क्योंकि तुम्हें एक लाइन याद थी कि जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है और तुम यही समझते थे कि बायोलॉजी तुमको आती है। अब आएगी तुमको बायोलॉजी, देखना। तो अपनी ऑक्सीजन गंवा के, घड़ी वहां तुम्हें मैच कर रही क्या? नहीं, बच गए हम। तो जो है अपनी ऑक्सीजन दे करके और उसका CO2 लेकर के, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू, बोलो, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें कन्वर्ट हो गया?
ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत? देख लो एक बार फिर से, देख लो एक बार फिर से देखा जाए। देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आया, बताओ हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को बांध के ले आता है? 4। KHbO2 होल 4 किसमें कन्वर्ट हो गया? KHb प्लस 4O2, ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड से सेल के अंदर, और यहां चला सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हुआ? 6O2 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, 6 मॉलिक्यूल वाटर बना, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बना, एनर्जी लिबरेट हुई। बताओ पढ़ाया है कि नहीं? ये क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? बोलो, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विद इन द सेल इन ऑर्डर टू लिबरेट एनर्जी। सेल के अंदर, कोशिका के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या कहलाता है? सेलुलर। तो क्या बना? CO2। CO2 यहां से डिफ्यूज होकर कहां आया? टिश्यू फ्लूइड में, क्योंकि हमारे यहां क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमारे यहां ब्लड सेल या टिश्यू को डायरेक्टली बाथ नहीं करता, बल्कि ब्लड बंद नलिकाओं में पाया जाता है, और इन नलिकाओं और टिश्यू के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं ब्रोकर, और ये ब्रोकर क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। तो जो भी लेन देन होगा किसके थ्रू होगा? टिश्यू फ्लूइड के थ्रू। ब्लड में जो ज्यादा है वो पहले कहां आएगा? टिश्यू फ्लूइड में, फिर कहां जाएगा? टिश्यू में। टिश्यू में जो ज्यादा है वो पहले कहां आएगा? टिश्यू फ्लूइड में, फिर कहां जाएगा? ब्लड में। और जैसे ही ब्लड में CO2 आई, बताओ CO2 की वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है कि नहीं? और प्लाज्मा में 92% पानी है, तो लिहाजा CO2 घुल गई किसमें? प्लाज्मा में। कितने परसेंट घुल गई? 7% घुल गई। तो आरबीसी के अंदर कितनी आई? 93%। बोलो यार। और 93% में 70% CO2 किससे रिएक्शन कर गई? वाटर से। किस एंजाइम की उपस्थिति में? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में 70% CO2 वाटर से रिएक्शन करके क्या बना देती है? कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, H2CO3। तो कार्बोनिक एसिड किसमें टूट गया? हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन में। और KHb टूट गया K++ Hb- में। ये Hb- H+ से रिएक्शन करके क्या बना देती है? HHb, हीमोग्लोबिनिक एसिड। और हीमोग्लोबिनिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आरबीसी के साइटोप्लाज्म में मौजूद एमिनो ग्रुप HHb से रिएक्शन करके क्या बना देता है? HHbNH2। और ये HHbNH2 किससे रिएक्शन कर जाता है? बची हुई 23% कार्बन डाइऑक्साइड से, और क्या बना देता है? HHbNHCOOH। क्या है वो? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। बताओ कितने तरीके से CO2 का ट्रांसपोर्ट बताया था? 3। 7% डिजॉल्व्ड इनटू द प्लाज्मा, 70% बाइकार्बोनेट आयन, और 23% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आप रेगुलर बैच के हो ना? हाँ, तो यहां बैठ गए, ऐसे ही चले आए थे पढ़ने। तुम 11th फाउंडेशन, तुम मॉर्निंग में भी तो आती हो। वहां तो 12th चल रहा है, वहां कौन सी रिकवरी? वहां तो मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं, वो 12th के और टीचरों के। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको पढ़ा दिया है मैंने, इसकी रिकवरी करने तुम आना जब मैं पढ़ाने लगूंगा इसको, तो ठीक है? तो बात कर लेना, बता देंगे कब शुरू हो रहा। चलो सुनो, अभी यहीं से समझने का प्रयास करो, क्योंकि काफी कुछ तुम्हारा छूट गया, चैप्टर तो खत्म होने को है। CO2 ट्रांसपोर्ट के बाद एक ही चीज और पढ़ाना है, क्या कहते हैं उसको? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। बाकी चैप्टर खत्म। सुनो जरा, अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड से क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। अब सुनना, बोलो, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के लिए इम्परमिएबल होती है। तो ना सोडियम आयन क्रॉस कर पाएगा ना पोटेशियम आयन। बोलो यार, बोलो। लेकिन बाइकार्बोनेट आयन के लिए परमिएबल होती है। तो बाइकार्बोनेट आयन के लिए जब परमिएबल होती है तो क्या होगा? देखो, बाइकार्बोनेट आयन, जो बाइकार्बोनेट आयन है, ये बाइकार्बोनेट आयन
आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आ जाएगा HCO3 माइनस। ये आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आ जाएगा HCO3 माइनस। लेकिन जैसे बाइकार्बोनेट आयन जब बाहर आएगा तो इससे आरबीसी के अंदर आयनिक बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। इस आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बाहर से क्लोराइड आयन अंदर जाएगा। यहां NaCl जो है, यहां पर जो है NaCl, बातें नहीं, ये टूट जाएगा Na प्लस Cl माइनस में। तो आरबीसी के अंदर आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जितने बाइकार्बोनेट आयन बाहर आएंगे उतने ही क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर चले जाएंगे। कितना निगेटिव चार्ज है कार्बोनेट आयन पर? 1। क्लोराइड आयन पर कितना है? 1। बोलो इसको, बोलो इस फिनोमेना को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। बोलो इस शिफ्ट को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। बोलो क्लोराइड शिफ्ट की खोज हैम्बर्जर साहब ने करी थी। Hence this phenomena is known as हैम्बर्जर्स फेनामेना। तो यहां पर ये जो शिफ्टिंग हुई है इसको क्या बोलते हैं? दिस शिफ्टिंग इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट, या क्लोराइड शिफ्ट को ही हम एक नाम देते हैं। कौन सा फेनामेना? हैम्बर्जर्स फेनामेना। बातें नहीं, बोलो मत। जरा 3 सवाल बता दो। बताओ क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्जर्स फेनामेना किसके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है? क्लोराइड के। क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट करता है नालायक, क्लोराइड के ट्रांसपोर्ट से। बुद्धू कहीं के। अरे हेडिंग क्या पड़ी है? CO2 ट्रांसपोर्ट करें, क्लोराइड के ट्रांसपोर्ट। एकदम पगलिया हो क्या तुम लोग? अरे नहीं, सबको बोला मैंने। नालायक किसका ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हो? क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट थोड़ी पढ़ रहे हो। तो बताओ क्लोराइड शिफ्ट जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है कि कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। दूसरी बात बताओ, बताओ क्लोराइड शिफ्ट में, बातें नहीं, बोलो मत। बताओ क्लोराइड शिफ्ट में क्लोराइड आयन कहां से कहां जाता है? आरबीसी से प्लाज्मा में, प्लाज्मा से आरबीसी में, प्लाज्मा से डब्ल्यूबीसी में, डब्ल्यूबीसी से प्लाज्मा में। तुम्हारे चरण अगर मैं छू लूं तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, अगले जन्म में मनुष्य नहीं बनूंगा। नालायक। प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर कहां जा रहा है? तुम्हें देख, अच्छा ये बताओ, जब तुम देख के नहीं जान पा रहे हो तो तुम जानोगे कैसे? अभी मैंने क्या कहा? प्लाज्मा में NaCl टूट जाता है Na++ Cl माइनस में, और किधर चला जाता है? अरे मैंने अभी यही तो बोला कि आरबीसी से जितने बाइकार्बोनेट आयन बाहर आएंगे, कहीं आरबीसी के अंदर का आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब न हो जाए, प्लाज्मा से उतने ही क्लोराइड आयन अंदर चले जाएंगे। कहां? किसके अंदर? आरबीसी जो हमारी खोपड़ी में, आरबीसी में। बोलो भाई, ये कह रहा है इसकी खोपड़ी में चले जाएं, वो किनारे जो बैठे। हम होठों की भाषा समझ लेते हैं, चिड़ियों की भाषा समझ लेते हैं, इसलिए बहुत सावधान रहो हमसे। लॉन्ग लॉन्ग एगो वंस अपॉन ए टाइम इट इज आई हु इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन 1995, 1995। तो अभी तुम बहुत बउआ चूजा टाइप के हैं।
इसलिए हम तुमसे कई गुना ज्यादा बदमाश, लेकिन तुमको बदमाशी नहीं दिखाते क्योंकि तुम हमारे बच्चे हो। अपने बच्चों से थोड़ी बदमाशी दिखाई जाए, बदमाशी दूसरे से दिखाई। अच्छा देखो, तो जितने बाई बोलो जितने, वो देखने में ऐसे लग रहा है कि एक फोटो बन गया है। ये जब तक याद नहीं हो जाएगा, जब तक समझ में नहीं आ जाएगा, आगे नहीं बढ़ेंगे। बोलो आरबीसी से जितने बाई कार्बोनेट आयन बाहर प्लाज्मा में आ जाते हैं, आरबीसी की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, आरबीसी के अंदर आयनिक बैलेंस बनाए रखने के लिए, उतने ही क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर चले जाते। दिस शिफ्ट इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट डिस्कवर्ड बाय हैम्बर्जर। हेंस क्लोराइड शिफ्ट इज आल्सो नोन एज हैम्बर्जर्स फेनोमेना। बोलो अभी तक मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 3 सवाल पूछे गए, तीनों का जवाब हमें आना चाहिए। बोलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लोराइड शिफ्ट इज रिलेटेड विद, बोलो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोराइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज नोन एज हैम्बर्जर्स फेनोमेना? क्लोराइड शिफ्ट इज नोन एज हैम्बर्जर्स फेनोमेना। तीसरा सवाल बताओ, इन क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड इज शिफ्टेड फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा, फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी, फ्रॉम डब्ल्यूबीसी टू प्लाज्मा, फ्रॉम प्लाज्मा टू डब्ल्यूबीसी, फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी। अभी चिल्ला चिल्ला के बोला कि बाइकार्बोनेट आयन, जितने बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर आते हैं, उतने ही क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर चले जाते हैं। एक चीज और ध्यान दिया हो आपने, तो हमने CO2 ट्रांसपोर्ट में एक बात और पढ़ाई थी। हमने आपसे कहा था कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर पूछे कि मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, देन करेक्ट आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। और कहा था कि अगर बाइकार्बोनेट आयन ऑप्शन में ना हो तो टिक कर दीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या टिक कर दीजिए? क्योंकि ये सोडियम किससे रिएक्शन कर लेता है? बाइकार्बोनेट से। क्या बना देता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब छाप लो। यही तुम्हारी प्रतिभा है जिस पर मुझे कभी संदेह नहीं कि हमारे बच्चे छापने में बहुत तेज हैं, तुरंत छाप लेते हैं। तो छाप लिया भैया? अच्छा छापो ना, इसको बनाओ। हाँ वही मतलब होता है छापना। एक बात और लिख दूं, बताओ क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्जर्स फेनोमेना क्यों हुआ? इन ऑर्डर टू मेंटेन आयनिक बैलेंस इन आरबीसी या टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डोनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखो एक बात बताएं बेटा, तुम 11th पास होने के लिए यहां एडमिशन नहीं लिए, इसलिए हम तुमको सिलेक्शन के लिए पढ़ाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, इसलिए सावधान रहो। नहीं, इतना पैसा देने की क्या जरूरत थी? 2-2.5 हजार रुपए महीने में कोई पढ़ा देता, वो भी मंथली देना पड़ता। यहां आप इसलिए आए हैं कि आपका 12th के साथ सिलेक्शन हो। तो मैं ये चाहता हूं कि पढ़ाई को लेकर के अब आप थोड़ा सीरियस हो और चीजों को समझिए, नहीं आप सवाल नहीं निकाल पाएंगे। लिख लीजिए, क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्जर्स फेनोमेना क्यों होता है? इन ऑर्डर टू मेंटेन, बातें नहीं बोलो मत, और क्लास में ही मेरे साथ याद करने की कोशिश करो। इन ऑर्डर टू मेंटेन आयनिक बैलेंस
in order to maintain ionic balance within the RBC, R अथवा ये और माने अथवा, to maintain electrical neutrality of plasma membrane of RBC, to maintain electrical neutrality of डोनन मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, डोनन मेम्ब्रेन बोलते हैं आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ डोनन मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, डोनन मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, इसलिए होता है हेम्बर्जर्स फिनोमेना, इन ऑर्डर टू मेंटेन आयनिक बैलेंस विद इन द आरबीसी या टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ डोनन मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ऐसा होता है। पहले पढ़ा दें फिर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ठीक है? तुम लोग इसको उतार के जब पूरा लिख लेना कंप्लीट, तो हमें बताओ, तो मैं एक बार फिर से इसी बात को करूंगा आपसे, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन की क्लास है और यहां से कंपटीशन के क्वेश्चन निकालने हम। और कहीं अपने स्कूल में ऐसा लिख दोगे ना, स्कूल के एग्जाम में, तो अगर वो ईमानदार हो तो उसको लिखना पड़ेगा एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, यू आर बेहतर देन मी, क्योंकि इतना तो मैं ही नहीं जानती, क्योंकि अक्सर बायोलॉजी मैडम में पढ़ाती। एक बार जो है, एक बार मैं एक 11th के बच्चे का, अच्छा मेरी आदत है मैं ऐसे देख लेता हूं, जैसे मान लो तुम कुछ पढ़ रहे हो, हम तुम्हारे बगल से गुजरे तो तुम जान नहीं पाओगे कि मैंने देख लिया। तो मैं जा रहा था, वो बैठ के पढ़ रहा था, किताब खोले हुए था आईसीएससी बोर्ड की, तो हमने देखा एक जगह वो काटे हुए, तो हमने कहा इसको तुमने काटा क्यों? उसने काटा क्या था, सर्कुलेटरी सिस्टम में कि जो एसिडोफिल्स होती हैं, इओसिनोफिल्स, उनका साइटोप्लाज्म बेसिक होता है। लिखा था किताब में, जो एसिडोफिल्स होती हैं उनका साइटोप्लाज्म बेसिक होता है, और जो बेसोफिल्स होती हैं उनका साइटोप्लाज्म एसिडिक होता है। तो उसको उसने काट दिया था, और काट के उसने लिखा था कि एसिडोफिल्स का साइटोप्लाज्म एसिडिक होता है, जबकि बेसोफिल का साइटोप्लाज्म बेसिक होता है। पेंसिल से काटा था। तो हमने कहा इसको तुमने काट क्यों दिया? तो उसने कहा सर हमारी मैडम ने पढ़ाया ये गलत है। हमने कहा अच्छा, किस स्कूल में पढ़ते हो तुम? बोला डीपीएस में। लड़का था। हमने कहा मैडम से बताना कि हमारे सर कह रहे थे ये सही है, सही लिखा था आपने गलत करवा दी। बेसोफिल का साइटोप्लाज्म एसिडिक होता है। असल मैडम ने क्या सोचा, बेसोफिल्स, फाइल्स मीन्स लविंग, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफोबिक न्यूक्लियर हेटिंग। फोबिया होता है कुछ लोगों को किसी चीज, कुछ लोगों को पढ़ने से फोबिया है। खेलेंगे कूदेंगे, 2 किलो खाएंगे, पोटी करेंगे, नहाएंगे, सब कुछ करेंगे, बस किताब दिया नहीं कि चक्कर आया। किताब दिखा दो, ये किताब है, पढ़ना पड़ेगा क्या लग रहा, तो चक्कर आ जाता है उनको पढ़ने से डर लगता है, फोबिया है। कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। तो जिस चीज से, कुछ लोगों को किसी स्पेसिफिक केमिकल से डर लगता है उसको कहते हैं कीमोफोबिया। कुछ लोग अपने खाने को पहले कुत्ते को खिला कर तब खाते हैं, कहते हैं क्यों घर वाले जहर न डाल दें। पता नहीं कहां से उनको ये डर है,
मतलब जो घर वाले जहर ही डाल के मारना शुरू करेंगे तो कौन बचा पाएगा तुम्हें, बेवकूफ। डरे हुए, सहमे से, फोबिया है तमाम प्रकार का, ये सब साइकोलॉजिकल है। तो बेसोफिल्स, उनको लगा बेसिक, असलियत में जिस डाई से कलर किया जा सकता है वो नाम है। न्यूट्रल डाई से कलर किया जा सके न्यूट्रोफिल, क्योंकि WBC कलरलेस होता है तो वो दिखाई नहीं देता, तो उसको देख, RBC तो लाल लाल है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन WBC कलरलेस है, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूकास मीन्स व्हाइट साइट माने सेल्स, इसीलिए इसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है। तो जब तक आप कलर नहीं करेंगे तब तक आप देख नहीं पाएंगे। तो जब आप कलर करें, न्यूट्रल स्टेन ले ले, जो WBC न्यूट्रल स्टेन ले ले उसको कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। जो एसिडिक स्टेन इयोसिन से कलर की जा सके उसे कहते हैं इयोसिनोफिल्स, और जो बेसिक स्टेन ले ले उसको कहते हैं बेसोफिल्स। और स्टेन लेता है अपोजिट स्ट्रेन का, स्टेन लेता है अपोजिट नेचर का। अगर साइटोप्लाज्म एसिडिक होगा तो बेसिक स्टेन लेगा, और अगर साइटोप्लाज्म बेसिक होगा तो एसिडिक स्टेन लेगा। उसमें सीधा सीधा लिखा है कि बेसोफिल के साइटोप्लाज्म एसिडिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तभी तो वो बेसिक स्टेन लेता है, तभी उसको बेसोफिल्स कहते हैं। उसमें लिखा है एसिडोफिल्स के साइटोप्लाज्म बेसिक होते हैं, बिल्कुल सही है, वो बेसिक हैं तभी तो एसिडिक स्टेन लेते हैं, इयोसिन से कलर किए जा सकते हैं। तो कई बार जानकारी के अभाव में गलतियां होती, आप तो छोड़ो टीचर से भी हो जाती, इसलिए सावधान रहो और सब्जेक्ट को उसी तरह जानो जैसा वो है, नहीं तो पढ़ाई बोझ बन जाएगी। और अगर सब्जेक्ट को तुम उसी तरह जानोगे जैसा वो है तो पढ़ाई आनंद का विषय है। फिर से देखो एक बार, ये सब कुछ नहीं लिखा था, ये सब कुछ नहीं लिखा था। लिखा था क्या? ये सब कुछ नहीं लिखा था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था और टिश्यू के पास ऑक्सीजन को छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि टिश्यू के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है। कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, P50 बढ़ गया, हीमोग्लोबिन का लगाव ऑक्सीजन से घट गया, लिहाजा ऑक्सीजन को छोड़ दिया। ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर चला गया टिश्यू में, वहां सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई कहां? कार्बन डाइऑक्साइड आ गई ब्लड में, 7% कहां घुल गई? 93% कहां चली गई? आरबीसी में। और इसका 70% CO2 किससे रिएक्ट कर गया? वाटर से। क्या बना दिया? कार्बोनिक एसिड H2CO3। किस एंजाइम की प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बोलो यार, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बोनिक एसिड टूट गया हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन में। हाइड्रोजन आयन KHB टूट गया K++ Hb माइनस में, और ये हीमोग्लोबिन Hb माइनस H+ से रिएक्शन करके HHB बना देती, हीमोग्लोबिनिक एसिड बना देती है। और हीमोग्लोबिनिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अमीनो ग्रुप इससे रिएक्शन कर जाता है, जो पहले से ही प्रेजेंट होता है आरबीसी के साइटोप्लाज्म में, तो बन जाता है HHBNH2। और ये HHBNH2 जाकर के 23% कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर जाता है और बना लेता है HHBNHCOOH। वही लिखा है ना लायक, देखो बस केवल लिखने का तरीका चेंज हो गया। 1H 2H 3H, 1H 2H 3H। O2 कितना है? 2। O2 कितना है? 2। कार्बन कितना है? 1। अमीनो ग्रुप कितना है? NN कितना है? 1। हीमोग्लोबिन कितना है? 1 Hb। वही तो लिखा है HHBNHCOOH। बोलो भाई, तो ये क्या है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? डिजॉल्व्ड इनटू द, याद करो मेरे साथ, डिजॉल्व्ड इनटू द प्लाज्मा। 70% बाइकार्बोनेट आयन, 23%। अब सुनो, बाइकार्बोनेट आयन के लिए परमिएबल है आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
लिहाजा बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके प्लाज्मा में आ जाता है। लेकिन भैया अगर बाइकार्बोनेट आयन बाहर आता रहेगा तो आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, आरबीसी के अंदर आयनिक बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। इस आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जितने बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर प्लाज्मा में आते हैं उतने ही क्लोराइड आयन प्लाज्मा से शिफ्ट करके कहां चले जाते हैं, आरबीसी के अंदर। एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। और क्लोराइड शिफ्ट की खोज हैम्बर्जर साहब ने करी थी, इसीलिए क्लोराइड शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, हैम्बर्जर्स फेनोमेना। कोई दिक्कत? हैम्बर्जर्स फेनोमेना या क्लोराइड शिफ्ट होता है इन ऑर्डर टू मेंटेन आयनिक बैलेंस विद इन द आरबीसी, आरबीसी के अंदर आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। और ये होता है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ डोनर मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। बोलो भाई, यहां तक क्लियर? अच्छा सुनो, अपनी ऑक्सीजन गंवाकर और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, इट इज कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोई दिक्कत? अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चलेगा, लंग्स के पास, एट एल्वियोलाई। और अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एल्वियोलाई के पास किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ऑक्सीजन का। किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा? ऑक्सीजन का। एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है। बोलो भाई, कोई दिक्कत? अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो तो हीमोग्लोबिन का लगाव किससे बढ़ जाता है, ऑक्सीजन। किससे घट जाता है, एट एल्वियोलाई। बातें नहीं, एल्वियोलाई के पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 104 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 40। किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, किसका कम है? याद कर लेना, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहता है उसका हीमोग्लोबिन का लगाव उसी से ज्यादा रहता है। तो ड्यू टू हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट एल्वियोलाई में क्या लिख रहा हूं, ड्यू टू हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हायर PO2, affinity of hemoglobin towards oxygen increases and towards carbon dioxide decreases। चूंकि एल्वियोलाई के पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन का लगाव किससे बढ़ जाएगा और किसके प्रति घट जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ऑल कार्बामिनोहीमोग्लोबिन इज all carbaminohemoglobin is dissociated into hemoglobin and carbon dioxide। कैसे? ऐसे HHB NHCOOH, इसका डिसोसिएशन हो जाएगा HHBNH2 प्लस CO2 में। आप बताओ, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना? अरे बोलो यार,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 45 नहीं होता क्या? और एल्वियोलाई में कितना है? 40। ये तो लंग्स है, ब्रैकेट में लिख लेना एल्वियोलाई। कहां कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है? लंग्स में। कितना है? 40। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन this CO2 is dissociated, this CO2 is diffuses into the कहां? एल्वियोलाई। कितने परसेंट आ गया? अरे कितने परसेंट? अरे जितने परसेंट आया था, कितने परसेंट आया था कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में? 23%। नहीं आ रहा है समझ में? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तुम कह रहे थे चैप्टर खत्म कर दो, मैं जान रहा था खत्म नहीं होगा, क्योंकि तुमको लगता है 4 लाइन लिखी है। 4 लाइन नहीं लिखी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 को लेके किसके पास पहुंचा? एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो एल्वियोलाई के पास ड्यू टू हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन का लगाव ऑक्सीजन से बढ़ जाएगा। किससे घट जाएगा? तो जिस कार्बन डाइऑक्साइड को ले आया था बांध के, किस रूप में? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, उसका डिसोसिएशन हो जाएगा। छोड़ दिया कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके कहां चली गई? एल्वियोलाई में, लंग्स में। क्या बचा? HHBNH। HHBNH टूट जाएगा, HHBNH टूट जाएगा H प्लस, सॉरी HHB प्लस NH2 में, HHB प्लस NH2 में, और ये HHB टूट जाएगा H प्लस प्लस HB माइनस में। देखो हीमोग्लोबिन खाली हो गया। अब किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से। CO2 को छोड़ता जा रहा है, ऑक्सीजन से जुड़ता जा रहा है। नहीं, और सुनो, और सुनो, यहां पर ये तो तुम ले आए थे 23% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और बाई कार्बोनेट आयन कितना ले आए थे? 70%। तो सुनो तो, HCO3 माइनस कितना आया था? अरे HCO3 माइनस के रूप में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आई थी? 70%। इससे ये वाला H प्लस रिएक्शन कर जाएगा, एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड H2CO3। अरे बोलो, एंजाइम का नाम बोलो। कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और अब कार्बोनिक एसिड किसमें टूट जाएगा? H2O धन CO2 में। एसिड, एंजाइम का नाम बोलो। कार्बोनिक एनहाइड्रेज। नाम तो इसी रिएक्शन के आधार पर है। जो कार्बोनिक एसिड से वाटर निकलवा दे, एनहाइड्रस कर दे, डिहाइड्रेट कर दे, वो क्या कहलाता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। किसमें कन्वर्ट हो गया? H2O प्लस CO2 में। अब ये CO2 सिंपल डिफ्यूजन से कहां चला जाएगा? अरे अब मर गए सबके सब। कहां चला जाएगा? एल्वियोलाई में। कितने परसेंट गया? अरे कितने परसेंट? 70%। 23% वैसे चला गया, 70% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में चला गया। बोलो भैया। और कितने परसेंट आया था डिजॉल्व्ड इनटू द प्लाज्मा? तो जो 7% डिजॉल्व्ड इनटू द प्लाज्मा था, 7% डिजॉल्व्ड इनटू द प्लाज्मा, क्या? CO2। ये भी डिफ्यूज होके चला गया कहां? एल्वियोलाई में। सुनो तो, CO2 किधर चला गया? एल्वियोलाई में। और हीमोग्लोबिन किससे जुड़ गया? ऑक्सीजन से। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के ऑक्सीजन से जुड़ गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। इसीलिए कहा था नालायकों,
एक बात कही थी बड़ी सुंदर, बहुत ध्यान से सुना करो। अब किसी दिन डंडा लेके आएंगे और ये सब सुनेंगे, और जो नहीं सुना पाएगा या तो पढ़ने आएगा या तो क्लास छोड़ के भाग जाएगा। अगर पढ़ने आएगा तो उसे याद होना चाहिए, और अगर क्लास छोड़ के भाग जाएगा तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो पढ़ो या तो पूंछ उठाओ और भागो, क्योंकि सब सुनूंगा मैं। और एक बात बड़ी सुंदर है, नहीं सुनो टिश्यू के पास क्या ज्यादा था? CO2। तो रिएक्टेंट क्या था? CO2 और वाटर। प्रोडक्ट क्या बना था? हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। कितने स्टेप की रिएक्शन चली? 2। CO2 वाटर से मिलके क्या बना दिया? कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड का आयनाइजेशन हो गया किसमें? H++ HCO3- में। और देखो टिश्यू के पास रिएक्शन इस डायरेक्शन में चलती है, जबकि एल्वियोलाई के पास रिएक्शन इस डायरेक्शन में चलती है। यहां रिएक्टेंट क्या है? बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। और प्रोडक्ट क्या है? वाटर एंड CO2। बताओ दोनों जगह रिएक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं? क्यों चल रही है? क्योंकि टिश्यू के पास CO2 ज्यादा है, CO2 को बांधना और यहां CO2 को छोड़ना। किस रूप में बांध के ले आया था? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में छोड़ दिया। किस रूप में बांध के लाया था? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में चला गया। किस रूप में बांध के ले आया था? घुली हुई अवस्था में, अपने आप ही डिफ्यूज हो गया। बना क्या पढ़ाया? CO2 ट्रांसपोर्ट। कई बार लोग आते हैं इंटरव्यू देने, तुम पूछते हैं उनसे 2-4 सवाल, उसमें एक सवाल ये भी होता है HHB कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का फार्मूला क्या होता है? मुंह बन जाता है। तो क्या पढ़ाओगे बच्चों को जब खुद ही नहीं आता? HHB NHCOOH। वो क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन सर CO2 से रिएक्शन करके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना। बोले उसको तो हम भी जानते, फार्मूला बताओ कैसे रिएक्शन होता? क्या है? ये है, इसलिए बोलते हैं कार्ब धन अमीनो धन एसिड। जानते हो भैया मैंने कुल मिला के क्या पढ़ाया? देखो क्या पढ़ाया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है टिश्यू के पास और वहां क्या हो जाता है? डीऑक्सीजन। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है किसके पास? एल्वियोलाई के पास, और वहां क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड। कैसे बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर ऑक्सीजन से जुड़। बना, छाप लो। और जब चलो इतना पढ़ने के बाद इसको बनाओ, फिर पढ़ते हैं CO2 ट्रांसपोर्ट NCERT से। देखते हैं NCERT ने क्या लिखा है, हमें याद हुआ कि नहीं याद हुआ। बस NCERT पढ़ा के आज छोड़ देंगे, अपने घर जाओ, बारिश हो रही, पकौड़ी बनवाओ और चाय पियो, गरम गरम पकौड़ी खाओ, छानो एकदम। बनाने वाला क्या मम्मी बनाएंगे? क्या तुम बनो? हॉस्टल में है तो पकौड़ी दुकान से खरीद के लाओ। खाना है तो खाना है, कोई समझौता नहीं। अभी खाने पीने की उम्र है नहीं, बाद में डॉक्टर कहेगा मीठा कम खाया करो सर। अरे हमको कहता मीठा कम खाया करो, तो हम रात में फ्रिज में चुराक खाते हैं। ऐसे नहीं दोगे तो रात में चुराना पड़ेगा। वॉशरूम आई, उठे गए, अपना फ्रिज का दरवाजा खोला, वहीं निपटा दिया एक पीस। इसलिए हमारे यहाँ गिन के रखी जाती है, तब मैं उसको तोड़ता हूं, आधा आधा करता। क्यों भाई? खूब जम के खाओ और खूब जम के पढ़ो और टेंशन मत लो और बुद्धि बिल्कुल मत लगाओ, क्योंकि जो चीज अपने पास ना हो उसका इस्तेमाल नहीं करते। जैसे जैसे हम कहते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। सब सवाल लाइन से निकलेंगे और जिससे बात करोगे वो आदमी कहेगा ये तो घनघोर विद्वान है, कहां थे प्रभु आप अभी तक? आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। और स्कूल में जब पूछे यही बना देना और लिख देना, तो कई लोग उसको चेक नहीं कर पाएंगे, तो उनको बता देना इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये, इसमें लिखो एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर।
ऐसा काम करो कि तुम्हारे कर्मों की आवाज तुम्हारी आवाज से ज्यादा बुलंद हो जाए। कहते हैं वॉइस ऑफ एक्शंस आर लाउडर देन योर वर्ड। आपके एक्शन की जो आवाज है वो आपके शब्दों की आवाज से कई गुना ज्यादा ऊपर होती है। बना लिया भाई? ऐसा क्यों हुआ मैंने कारण बताया। सुनो अब जरा एक चीज बताओ, यहां O2 को क्यों छोड़ रहा है? ऑक्सीजन का प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन से लगाओ घट गया। CO2 से क्यों जुड़ रहा है? CO2 का प्रेशर ज्यादा है। यहां किसको छोड़ रहा है? CO2 को। क्यों छोड़ रहा है? CO2 का प्रेशर कम है तो CO2 से लगाओ घट गया। किससे जुड़ रहा है? ऑक्सीजन से। क्यों? ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है। और यही उचित भी, यही सर्वथा उचित है। क्यों यही सर्वथा उचित है? क्योंकि लंग्स के पास से ऑक्सीजन लेके जाके टिश्यू के पास छोड़ देना चाहिए ताकि टिश्यू ऑक्सीजन का उपयोग कर सके। क्योंकि ऑक्सीजन को हम भर रहे हैं एनवायरमेंट से लंग्स में, और CO2 को टिश्यू के पास से पकड़ के लाके लंग्स के पास छोड़ देना चाहिए, तभी तो हम CO2 को बाहर निकाल पाएंगे। यही होना भी चाहिए कि नहीं? तो सीधा सीधा हो रहा है कि उल्टा उल्टा हो रहा है? सीधा सीधा हो रहा है। यही होना चाहिए, लिहाजा हीमोग्लोबिन यही कर रहा है। लेकिन हीमोग्लोबिन बहुत कमीना है। जैसे लंग्स के पास आया तो लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा है तो हाय ऑक्सीजन, हाय ऑक्सीजन, आओ ऑक्सीजन मुझसे जुड़ो, मैं तो बहुत प्यार करता हूं तुमसे। वो करे एक तो जुड़ी है, बोला अभी 4 खाली 3 खाली तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जोड़ लिया और CO2 को छोड़ दिया। और जब यही पहुंचा टिश्यू के पास तो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी। अब जान रहा है मार खाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन ये क्या करते हो तुम, ऑक्सीजन से जुड़े हो? अरे बोला नहीं ये जबरदस्ती जुड़ी, मैं खुद ही इसको छोड़ना चाहता हूं। देखो कमीनी बंदी देखो। और टिश्यू के पास ऑक्सीजन को छोड़ दिया और कार्बन डाइऑक्साइड ने कहा इसको सिद्ध करो कि ये जबरदस्ती जुड़ी है, इसको छोड़ो और हमसे जुड़ो। तो ऑक्सीजन को छोड़ के किससे जुड़ गया? और फिर पहुंचा एल्वियोलाई के पास तो ऑक्सीजन ने कहा ये क्या तुम बदल दिया तुमने, ऑक्सीजन से जुड़ के गए। बोले अरे ये CO2 मानती नहीं ना, ये जबरदस्ती जुड़ी हमसे। तो ऑक्सीजन ने कहा अच्छा तुम छोड़ो CO2 को, हमसे जुड़ो। बोला कोई बात नहीं, छोड़ देते। यहां CO2 को छोड़ दिया। इसकी कमीनी पंथी लेकिन हमारे बड़े काम की। लेकिन ये बहुत कमीना कौन? हीमोग्लोबिन। ये सबसे ज्यादा लगाव कार्बन मोनोऑक्साइड से रखता है, जबकि जानता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इसे बर्बाद कर देगी। जैसे तुम हो, तुम जानते हो कि वो हमें बर्बाद कर देगी, लेकिन तुम सबसे ज्यादा लगाव उसी से रखते हो। तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा हीमोग्लोबिन ही ऐसा है। हीमोग्लोबिन पर्पलिश रेड कलर का होता है, पर्पल रेड कलर का होता है। और हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है तो चमकदार लाल रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? चमकदार लाल रंग का हो जाता है। जीवन संवर गया, चमकने लगा। और सुविधा भी है, जब चाहे ऑक्सीजन को छोड़ दे। इसीलिए हीमोग्लोबिन का रिएक्शन ऑक्सीजन से रिवर्सिबल होता है। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 20 से 25 गुना ज्यादा लगाव कार्बन डाइऑक्साइड से रखता है। इसलिए जैसे ऑक्सीजन जुड़ती है चट से कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाता है। हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है। साइन देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन। और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके हीमोग्लोबिन कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना देता है। लेकिन हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा लगाव कार्बन मोनोऑक्साइड से रखता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन की तुलना में 200 से 300 गुना ज्यादा लगाव रखता है। अगर हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए
तो तुरंत कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करता है, ये वेट नहीं करता ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन है भी तो उसकी तरफ पिछवाड़ा घुमा लेगा, बट तुमसे नहीं रिएक्शन करना। किससे रिएक्शन करेगा? हैं? और सुनो, अब बर्बाद हो गया, गया, अब कभी लौट नहीं पाएगा ये। बोलो, हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, और बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो अगर पूछा जाए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया तो इसका मतलब किससे रिएक्शन कर लिया? यही कारण है, टायर जल रहा हो कहीं पर, टायर, सिगरेट कोई फूंक दे मुंह पर, वहीं सिगरेट पी रहा है, बड़ी भयंकर घबराहट होगी आपको, क्योंकि इन दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड है। और कार्बन मोनोऑक्साइड सांस से जब अंदर जाती है तो हमारा हीमोग्लोबिन दनादन उससे रिएक्शन करके नष्ट हो जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बन जाता है, कभी अब फ्री नहीं हो पाएगा, बेकार हो गया। और जब ब्लडवा में हीमोग्लोबिन नहीं है, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन ही घट गया, तो जो सांस ले रहा है उससे ऑक्सीजन तो जा रही है, लेकिन जुड़े कौन? इसीलिए किसी का मर्डर करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर वो किसी बंद कमरे में एयर टाइट चैम्बर में सो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ा हो वहां, अच्छा वो सो रहा है तो सांस लेता जा रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जाती जा रही है, उसके शरीर की हीमोग्लोबिन बंध के बेकार होती जा रही है। अच्छा वो तो सो रहा है, बेहोश हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा, मुंह से सफेद गा जाएगा, मर जाएगा। अभी 3-4 साल पहले यहां जो है कोई बारात आई थी, तो तंदूर की भट्टी, कोयला जब जलता है तब भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती। इसीलिए बंद कमरे में कोयला नहीं सुलगाना चाहिए, अंगीठी नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन को बर्न कर देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। पढ़ाई लिखाई कई बार जीवन की रक्षा करती है। तो एक लड़का यहाँ गार्ड था, उसका था, एक लड़का और था, दिसंबर का महीना था, खूब जम के सर्दी थी, तो दोनों बेवकूफों ने क्या किया, तंदूर को कर लिया अंदर, बारात चली गई, रोटी वोटी सिक गई, सब लोग खा पी चुके, जो तंदूर था जिसमें रोटी बन रही थी उसको अंदर कमरे में करके कमरा बंद कर लिया, और सुबह दोनों मरे पाए गए मुंह से। अच्छा उठ के भाग भी तो नहीं पाओगे, क्योंकि तुम सो रहे थे। अच्छा जग रहे हो, घबराहट हो, तो उठ के गेट खोलोगे, भागोगे, तुम तो सो रहे थे, और सोने में सांस लेते गए, कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जाती गई, समझ गए ना? कोमा में चले जाओ और निपट जाओ, और कोई प्रमाण भी नहीं मिलेगा किसने मारा। इसलिए बंद कमरे में कभी कोयला, अंगीठी, ये सब नहीं सुलगाना चाहिए। यही घबराहट होती है जब पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है, कहीं स्कूटी से बाइक से जाम में फंस जाओ, इधर कार, आगे कार, पीछे कार, अब निकल सकते नहीं, सबका भग 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 धुआं निकल रहा है वहां, तुम्हें घबराहट होगी एकदम, ऐसे ऐसे होगा। क्यों हो रहा है बताओ? तुम्हारा हीमोग्लोबिन नष्ट हो रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही, और लगाओ सबसे ज्यादा। 2 सवाल का जवाब बताओ, क्योंकि ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया। हीमोग्लोबिन किससे रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती? कार्बन मोनोऑक्साइड से। हालांकि वो मैं अभी रिमार्क में लिखवा दूंगा। अभी एक बात पहले बताई थी उसको दोहरा रहे हैं, और एक नई बात लिखवा रहे हैं। कहा था 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होती है, और 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब सर्कुलेट होकर के अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन किसी टिश्यू के पास पहुंचता है, तो वो उस टिश्यू को 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है। बोलो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लगभग 4 ml CO2 एल्वियोलाई में डिलीवर कर देता। तो जब 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है एल्वियोलाई के पास, तो कितना CO2 डिलीवर कर देता है? 4 ml। कितने ml? 4 ml। लिखिए, यहां एक पॉइंट और लिखिए,
लिखिए 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 100 ml deoxygenated blood delivers 100 ml deoxygenated blood delivers approximately 4 ml carbon dioxide to the alveoli, अंडरलाइन कर लीजिए, 100 ml deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli। अब जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हुआ। रिमार्क में एक बात लिख लेना, यहां रिमार्क में एक बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखो, सबसे कम लगाव हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से, उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से, और सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। अगर इससे 1 गुना है तो इससे 20 से 25 गुना, और इससे 200 से 300 गुना ज्यादा लगाव रखता है। अगर एक आंसर टिक करना हो तो 250 टाइम्स। तो हीमोग्लोबिन का लगाव सबसे ज्यादा किससे है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। सबसे कम किससे है? देख लो, जिससे रिएक्शन करके चमकेगा, ब्रिक रेड कलर का हो जाएगा, चमकदार लाल रंग का हो जाएगा, और जब चाहे तब छोड़ दे। कितनी सुविधा है। ऐसे हम लोग हैं, हमारा खून ही गंदा है। पढ़ाई लिखाई हमारे जीवन को चमकाती है, तो सबसे कम लगाव किससे है? पढ़ाई। अभी पंचायत करो, देखो कितना मजा आता है तुमको। पंचायत में बहुत मजा आएगा, एकदम मन लग जाता है, लगता है मजा आ गया यार आज तो गुरु। पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि उससे जीवन बन नहीं जाएगा। तो क्या है ये? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ affinity of hemoglobin towards gases. This is increasing order of affinity of hemoglobin towards gases। तो सबसे कम लगाव किससे? और उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा। तो ये रिमार्क का पहला पॉइंट है। रिमार्क का दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, रिएक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन विद कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्स, नहीं ऐसे लिखो, रिएक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन विद कार्बन मोनोऑक्साइड is an irreversible reaction, and formed, और बनाता है, दोनों पूछा गया है। and formed क्या बना देता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अरे क्या बना देता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, तुम पता नहीं एग्जाम में क्या हो जाता है तुमको, कि तुम टिक कर देते हो कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनता है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो रिएक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन विद कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड फॉर्म्ड, क्या बना देता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। क्लियर है बेटा? दिमाग में कि दिमाग से? दिमाग में क्लियर करना, नहीं दिमाग से कर दो। मामला का कैंसर क्लियर हो गया, वह कहाँ का दिमाग से? दिमाग में क्लियर करना। तो क्या पढ़ा दिया भैया आज आपको? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO। आइए अब NCERT पर दृष्टिपात करते हैं, नजर डालते हैं
कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा। याद कर लिया करो, अब तो लिख दो, देख देख के कब तक उतारोगे। जैसे 3-4 बार बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड से हीमोग्लोबिन का रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होता और क्या बन जाती, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आइए ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक हेडिंग जो पढ़ाई है, आइए देखें क्या हमको सारी बातें याद हैं। अगर एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन बनेगा तो क्या हम उसे सही कर पाएंगे। अब जब जाएंगे तब लिखना, जब इतना स्लो लिख रहे हो तो भगवान मालिक। अच्छा आज ही, कोई बात नहीं, अभी मैं वहां आ जाऊंगा ना, जब इसको पढ़ दूंगा तो वहां आ जाऊंगा। तो फिर ये आदत बंद कर दो तुम, नहीं तुमको नुकसान देगी कहीं, जो तुम ये चिंगम चबाती रहती। इससे एक तो क्लास की गरिमा नष्ट होती है, और दूसरे एक बात और होती है इससे, कभी कभी क्या होता है कि ये ऐसा चला जाता है अंदर और ये एपिग्लॉटिस को ग्लॉटिस पे चिपक जाता और फिर ये आसानी से हटता नहीं, सांस फूल जाती। ऐसी दशा में अगर कभी किसी स्टूडेंट या साथी को हो तो यहाँ पेन रखो, ऐसे भक्क से मार दो, पंचर हो जाएगा, कट जाएगा खट से यहाँ, और यहीं से सांस आने जाने लगेगी, नहीं वो मर जाता है आदमी। जैसे चिंगम को बहुत देर तक मुंह में मत चबाओ, एक तो गाय भैंस बकरी की तरह, ये खराब है। हाँ इसी को बता रहा हूँ, ये खराब है। अच्छा रेगुलर बैच होता तो मार पड़ती है, तो 11th है, अभी ऐसे कहते क्या बकरी की तरह मुंह चला रहे, रेगुलर बैच होता तो भाई तुम बउआ हो, तो तुमसे प्यार से पेश आते हैं, सिखाते हैं, ये सब मत किया करो। एक क्लास के रूल के खिलाफ है, टीचर बैठा है तुम पगुरा रहे हो, जैसे गाय भैंस बकरी करते, ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये नुकसानदायक भी, इसको हटा दो, कभी ये जाके एपिग्लॉटिस को ग्लॉटिस पे चिपका देगा तो एयर इंटर नहीं करेगी, और ऐसी दशा में यहाँ कट मारना पड़ता है, फिर ऑपरेट करके उसको हटाना पड़ता है। कहीं चिंगम चिपका दो तो देखो आसानी से हटता नहीं, वो हटता नहीं, फिर बहुत दिक्कत हो जाती। तो ये सब बेवकूफ़ियाँ आप धीरे धीरे खत्म करो, क्योंकि अब तुम इतने बच्चे नहीं रहे, अब तुम धीरे धीरे बड़े हो रहे, मैच्योर हो गए हो और बेवकूफ़ियों वाला काम करते हो। आइए देखते हैं, 5 मिनट लगेगा, बस 5 मिनट पढ़ के छोड़ दे रहे हैं। वो उसमें पहले से रहता, बोला तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में पहले से ही, ये कई बार बोला मैंने कि NH2 जो वहां पहले से ही पाया जाता है। अब पहुंच जाएंगे हम लोग, वो जाता जाएगा। ये आगे देखो, CO2 ट्रांसपोर्ट, बातें नहीं, बातें नहीं, बोलो मत भाई। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जरा देखो लिखा है
CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज किस फॉर्म में? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अबाउट कितने परसेंट? 20 to 25%। बताओ याद है कि नहीं? ये लाइन याद है? आगे देखो, दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। हालांकि इससे भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कौन? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। PO2 इज ए मेजर फैक्टर व्हिच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग व्हेन PCO2 इज हाई एंड PO2 इज लो। ऐसा कहां है? एज इन द टिश्यूज मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स। कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। Whereas when the partial pressure of carbon dioxide is low and PO2 is high as in the alveoli, क्या होगा? डिसोसिएशन ऑफ CO2 किससे? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। Dissociation of CO2 from carbaminohemoglobin takes place. That is CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli। बताओ समझ में आया? ये लाइन समझ में आई? कहां पे बाइंड अप हुआ? टिश्यू के पास। कहां डिलीवर हो गया? RBCs contain a very high concentration of enzyme। क्या नाम? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड minute quantities of the same is present in the plasma too। minute quantities of the same is present in plasma too। इसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा प्लाज्मा में भी पाई जाती है। किसकी? कार्बोनिक एनहाइड्रेज की। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शंस इन बोथ डायरेक्शन। CO2 वाटर से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा, एंजाइम का नाम, और फिर कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में किसमें टूट जाएगा? बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। ये रिएक्शन किस डायरेक्ट कहां चलेगी? टिश्यू के पास। और इस डायरेक्शन में रिएक्शन कहां चलेगी? एल्वियोलाई के पास। बोलो यार, क्लियर है? जरा देखो क्या लिखा है। At the tissue site where partial pressure of carbon dioxide is high due to catabolism। टिश्यू के पास क्या हुआ? कैटाबोलिज्म। रेस्पिरेशन कैटाबोलिज्म का एग्जांपल, जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ करके एनर्जी को रिलीज किया जाता, और अगर सिंपल को जोड़ जोड़ के कॉम्प्लेक्स बनाया जाए तो एनाबोलिज्म। बोलो, कैटाबोलिज्म मींस काट डालो। जब काटोगे तो छोटा छोटा हो जाएगा कि बड़ा बड़ा? समझ गए ना? तो कॉम्प्लेक्स अगर छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में टूटे तो कैटाबोलिज्म, और अगर सिंपल फॉर्म मिलकर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाए तो एनाबोलिज्म। CO2 डिफ्यूजेज इनटू ब्लड, और किन दो जगहों पर? RBC एंड प्लाज्मा, एंड फॉर्म्स क्या बना लेता है? बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन है। एट द एल्वियोलर साइड, एल्वियोलाई के पास, where partial pressure of carbon dioxide is low, the reaction proceeds in the opposite direction leading to the formation of thus। इसलिए CO2 trapped as bicarbonate, CO2 जिसको ट्रैप किया गया था बाइकार्बोनेट आयन के रूप में at the tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2। कहां पर? एल्वियोलाई के पास। जो टिश्यू के पास ट्रैप हुआ था बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, टिश्यू के पास CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गया। और देखो क्या लिखा है, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली। अगली हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट टर्न का इंतजार करो। रेगुलेशन ऑफ
रेस्पायरेशन। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? अब नोट कर लो बेटा, तुम इसको नोट कर लो।